गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमारा जो मॉनसून सेशन है वो चल रहा था। अब उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या है वो कंट्रोवर्सी, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप सब लोगों ने अपनी पॉलिटी की बुक्स के अंदर ये चार वर्ड जरूर पढ़े होंगे। एक होता है वर्ड एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है आपकी सिटिंग को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर सस्पेंड करना। और ये एडजर्नमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। जैसे आपका स्पीकर होते हैं लोकसभा केस में और चेयरमैन आपके राज्यसभा केस में। आपके एडजर्नमेंट साइन डाई, यहां पर ये साइन डाई का मतलब क्या होता है? बिना कोई नेक्स्ट डेट किए हुए अगर आप सिटिंग एंड कर देते हो, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। और दरअसल में ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करते हैं। लेकिन जब मैं बात यहां पे करता हूं ना प्रोरोगेशन की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सेशन है ना, वो फॉर्मली एंड हो गया है। और ये प्रोरोगेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये दरअसल में प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन यहाँ पे करते हैं। और डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपका लोकसभा, मतलब लोकसभा भंग हो चुकी है, एंड हो चुका है पूरा लोकसभा, जैसे 5 साल कंप्लीट हो गए लोकसभा के, तो डिसॉल्व कर दिया गया, तो ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब पॉइंट पता क्या है? जब भी कभी जैसे सेशन होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रोरोगेशन हो जाएगा सेशन कंप्लीट होने के ऊपर, राइट? डिसॉल्व तो जब भी आपका कंप्लीट होगा 5 साल का टर्म तब होता है, बट प्रोरोगेशन तो होता रहता है सेशन के बाद। अब आम तौर के ऊपर पता क्या देखा जाता है कि जब भी हम कभी एडजर्नमेंट करते हैं, एडजर्नमेंट, खासकर एडजर्नमेंट साइन डाई करते हैं मोस्टली, उसके 2 से 4 दिन के बाद हम नॉर्मली प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट जी कर देते हैं। क्योंकि अब बिजनेस खत्म हो गया है, उसके बाद एक प्रकार के हम सेशन को एंड कर रहे हैं, तो 2-4 दिन का नॉर्मली टाइम लगता है। पर ऐसा पहली बार हुआ कि एडजर्नमेंट साइन डाइंग के लगभग 10 दिन के बाद यहाँ पर प्रोरोगेशन हुआ। और कंट्रोवर्सी दरअसल में इसी के रिगार्डिंग है। देखो, संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि एडजर्नमेंट के कितने दिन बाद प्रोरोगेशन होगा। इट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, एडजर्नमेंट के बाद प्रोरोगेशन यहाँ पे होता है, दैट इज ट्रू। पर यहाँ पर कहीं ऐसा नंबर ऑफ डेज नहीं मेंशन। पर इस बार 10 दिन पता क्यों लग गए? क्योंकि ऐसा ऑपोजिशन का कहना है कि सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से जो डीलिमिटेशन का जो बिल है उसको यहाँ पर लेकर आया जा पाए, उसको यहाँ पे पास करवाने की कोशिश करे, कुछ नंबर उनके पास आए। अब नंबर नहीं थे तो वो नहीं लेकर आए, पर उनकी कोशिश ये थी। तो हम उस मुद्दे में नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स के अंदर, पर ये चारों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस ये डेफिनेटली आपको एग्जाम से पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये है, इट इज रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर शिप, दैट इज एमवी ओशियन विनर। आप इस शिप का आप यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा। एक इस अगर हम बात करें ना, ये बल्क कैरियर के अंदर लगभग 24 मेंबर का आपको क्रू देखने को मिलेगा। अब ये जो आपका शिप था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ उड़ीसा से। एंड इस शिप के ऊपर आपको 20 लोग चाइना के, 3 म्यांमार के, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक पर्सन आपका बांग्लादेश का आपको देखने को मिल जाएगा क्रू के अंदर था। अब ये जो क्रू है ये यहाँ पर सिंक हो गया बे ऑफ बंगाल के अंदर। अभी पता क्या हुआ है? अभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर यहाँ पे ये है कि इनको बचाने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हम रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चला रहे हैं। अंडमान निकोबार के पास में से रीजन से यहाँ पे हमारे पास कुछ आइडिया लगा है कि वहां पर शिप की अभी करंट लोकेशन है। तो वहां से 2 लोगों को हम यहाँ पे रेस्क्यू करने के अंदर यहाँ पे सक्षम हुए हैं। पर बाकी और लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, डेट है आज की 24 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। देखो, मैं एक चीज आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूं। जैसे कल जीएस पेपर 3-4 का पेपर हुआ मेंस का, उसके पहले 1 और 2 का पेपर हुआ, एसए का पेपर हुआ। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि मेंस के अंदर ना करंट अफेयर्स काफी ज्यादा रेलेवेंट बन जाते हैं। इनफैक्ट ना मेंस के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, पीवाईक्यू एंड करंट अफेयर। मैं जीएस 4 की उतनी बात नहीं करूंगा, पर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको रियलाइज होगा कि पीवाईक्यू की थीम्स के ऊपर ही पूछे गए हैं। काफी सारे क्वेश्चन उन्हीं एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हैं, पर ज्यादातर एक्सपेक्टेड ही बोलूंगा। और दूसरी चीज है, यहाँ पे करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपने प्रीलिम बूस्टर ही अगर आपने रेगुलरली फॉलो किया होता ना, आपने खुद रियलाइज किया होता कि बहुत सारे क्वेश्चन मेंस के अंदर भी आप उनको प्रीलिम बूस्टर की डिस्कशन से ही कर सकते थे। कुछ 2-4 एग्जांपल देता हूं। अभी जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया, पहले भी डिस्कस किया था। पूरा डिटेल डिस्कशन था उसका, उसको यूज करके आराम से आप अपना एक अच्छा आंसर लिख सकते थे।
ऐसे ही मिशन दृष्टि जो आपसे पूछा गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो आंसर कर सकते थे। तो इस प्रकार से आपका और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाले क्वेश्चन जो थे, तो लगभग आपके मेजरली आपके जितने करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो प्रीलिम बूस्टर्स में हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की थी, क्योंकि पीआईबी भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं और बाकी चीजें भी। तो मेरा आपसे ये सजेशन ये है कि एक सोर्स आप अच्छे से करंट अफेयर को अगर आप रेगुलरली करते हैं ना, तो आपको फिर दिक्कत परेशानी उतनी नहीं आती करंट अफेयर को हैंडल करने के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्पेस एक्स स्टारशिप रिकवरी। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, स्पेस एक्स के द्वारा ना स्टारशिप जो बनाया गया है वो क्या है, एक प्रकार का स्पेस क्राफ्ट है और ये लॉन्च सिस्टम है जिसको स्पेस एक्स ने बनाया, जो इलोन मस्क की कंपनी नहीं है उसके द्वारा बनाया गया है। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है हमारे क्रू मेंबर्स को, हमारे कार्गो को अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए, एंड आगे हम इसको मून मार्स उन तक पहुंचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉइंट ये देखो, ये जो आपके सामने आपको स्पेस क्राफ्ट देखने को मिलेगा, हम इसको दोबारा दोबारा भी तो रीयूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अब इंपॉर्टेंट पता क्या है कि मान लो आपने यहाँ से इसको लॉन्च किया, ठीक है, जहां पे आपने जो भी आपका लॉन्च व्हीकल था उसके साथ आपने लॉन्च किया स्पेसक्राफ्ट को। अब स्पेसक्राफ्ट को अगर हम वापस धरती पर वापस ले आए तो अगली बार इसको फिर से रीयूज किया जा सकता है। तो दरअसल में स्टारशिप को बनाया है इस प्रकार से है कि इसको आप बार 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 यूज कर पाओ। तो एक्चुअली ना स्पेस एक्स ने क्या किया है, दो चीजें हैं, दो स्टेज आर्किटेक्चर है। एक है आपका सुपर हैवी बूस्टर जो है, ये एक प्रकार से थ्रस्ट देता है, इसको भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो स्टारशिप है जिसके अंदर आपका जो जो स्पेसक्राफ्ट होगा, जिसके अंदर आपका क्रू लोग होंगे, कार्गो होगा, उसको भी वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मल्टीपल टाइम हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लॉन्च करने का खर्चा कम होता है, कम टाइम लगता है, टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है, क्योंकि आपको नई नई चीजें यहाँ पे बनानी नहीं पड़ती। अब ये चीज स्पेसएक्स ने सक्सेसफुली यहाँ पे इसको रिकवर कर लिया है। कहाँ से रिकवर किया है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको इंडियन ओशन के अंदर एक क्रिसमस आइलैंड देखने को मिलेगा। ये क्रिसमस आइलैंड दरअसल में ऑस्ट्रेलिया की ही एक्सटर्नल टेरिटरी आपको देखने को मिल जाएगी इंडियन ओशन के अंदर। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पर क्यों इसको वापस लेकर आया गया स्टारशिप को, कहीं और क्यों नहीं, मान लो यहाँ पर क्यों नहीं गिरा दिया। भाई यहाँ पर तो लोग रहते हैं ना। जो क्रिसमस आइलैंड की मैं बात करूं, ये काफी दूर है ह्यूमन डिस्टर्बेंस से। यहाँ पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना के बराबर होती है क्रिसमस आइलैंड से, क्योंकि बाकी एरिया से काफी दूर है। तो ज्योग्राफिकली काफी आइसोलेटेड है, काफी ह्यूमन डिस्टर्बेंस काफी ना के बराबर यहाँ पे है। यहाँ पर काफी अच्छी खासी मात्रा के अंदर फ्लोरा फौना आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। ध्यान में रखना किसकी एक्सटर्नल टेरिटरी है ये, ऑस्ट्रेलिया की, और इसकी कैपिटल क्या है, फ्लाइंग फिश को, ठीक है, जावा के साउथ में और कोकोस आइलैंड के वेस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जैसा आप पिक्चर में यहाँ पे आप नोटिस कर भी पा रहे होंगे। अब आप बोलोगे सर आपने इधर गालापोगोस आइलैंड की फोटो क्यों लगाई है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये जो क्रिसमस आइलैंड है ना, इनको गालापोगोस ऑफ इंडियन ओशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक्चुअली पता क्या है, पैसिफिक ओशन के अंदर ना एक लोकेशन है गालापोगोस आइलैंड के नाम से। अब ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इनकी बहुत ही शानदार है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपको बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये इक्वाडोर का ही हिस्सा है। कहाँ पर है ये, पैसिफिक ओशन के अंदर। अब गैलापोगस आइलैंड क्योंकि इतना डाइवर्स है बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, ऐसी ही बायोडाइवर्सिटी आपको क्रिसमस आइलैंड में भी देखने को मिलती है। तो इसका निक नेम दे दिया है क्रिसमस आइलैंड का गालापोगस ऑफ द इंडियन ओशियन। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बाकी सारी चीज तो मैंने आपको बता ही दी स्पेसएक्स स्टारशिप रिकवरी के बारे में। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026। अब इसको समझते हैं। देखो, आप इंडियन आर्मी को तो समझते होंगे, एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियन आर्मी, किस प्रकार से हमारी इंडियन आर्मी हमारी यहाँ पे रक्षा करती है। अब इंडियन आर्मी की ना एक प्रकार की आप कह सकते हो एक रिजर्व फोर्स आपको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी के नाम से। पॉइंट पता क्या है, कई बार आर्मी को कुछ लोगों की कुछ जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पर उनको यूनिट्स कौन सप्लाई करता है, टेरिटोरियल आर्मी उनको यूनिट सप्लाई कर देती है। कई बार कुछ डिजास्टर आ जाता है, कुछ एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्मी को कुछ फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, तो टेरिटोरियल आर्मी वहां पर मदद करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए यहाँ पे साथ में आ जाती है। तो एक प्रकार के पार्ट टाइम वॉलंटियर्स आप यहाँ पे कह सकते हो। अब इस टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा यहाँ पर तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया टेरियर साइबर क्वेस्ट 3.0 का, और इसमें साथ किसने दिया, साइबर पीस ने। अब सवाल आता है इसमें होता क्या है साइबर क्वेस्ट के अंदर। देखो, कई बार ना हम नोटिस करते हैं कि हमारी ना कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं, राइट, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब उनमें ना कुछ कुछ कमियां हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी पिछले दिनों के अंदर हमें पता लगा कि सीबीएसई की वेबसाइट के अंदर काफी सारी कमियां थी, है ना, और इस प्रकार की वेबसाइट्स के अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं। तो हम इसके लिए ना हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि भाई देश भर के कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो आओ, इन वेबसाइट्स के अंदर, इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कमियां ढूंढो, बताओ क्या कमियां हैं इनके अंदर। देखो बाहर का कोई बंदा हमारी वेबसाइट्स के अंदर कमियां ढूंढे या हमारा डेटा लीक या चोरी करने की कोशिश करे, उससे बढ़िया तो ये है ना कि हमें पता लग जाए कि हमारे उसमें कमियां क्या है। तो उसको बोलते हैं बग हंटिंग। तो वल्नरेबिलिटीज क्या है उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, कैप्चर द फ्लैग क्वालिफायर करना, ठीक है ना, तो उससे हमें एक आइडिया मिल पाएगा। फिर हमें बहुत सारे और डिफेंस को हमें यहाँ पे ऑटोमेट करना है। उसके लिए कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए एआई कवच एक कंपटीशन ट्रैक देखने को मिल जाएगा। फिर डीप फेक आप नोटिस करते हो कि कई बार हमें पता नहीं लगता कि वीडियो सही है या वीडियो गलत है। फिशिंग आपने नोटिस किया होगा, कई बार आप वेबसाइट का आप खोलते हो, वो लगता है वेबसाइट असली है पर होती वो नकली है। तो इस प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसके लिए कैसे हम डिजिटल अवेयरनेस कर सकते हैं, तो इस प्रकार से कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ताकि देश भर के अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे अकेडमिया का टैलेंट वो आके हमारी मदद कर पाए और उस प्रकार से हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को टैकल कर पाएं। इसीलिए यहाँ पर ये टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई रूल्स फॉर लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब देखो ये मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे इस चीज को समझना कि यहाँ पर है क्या कंसेप्ट। ये देखो आप लोगों को ना 2020 का समय याद होगा। 2020 में सर कोविड आया था, हमें बिल्कुल याद है। अब जब कोविड आया था ना तो हमारी कई सारी कंपनीज थोड़ा सा खराब स्थिति के अंदर थी, ठीक है। जब भी एक कंपनी कोई थोड़ी वीक पोजीशन में होगी ना, तो कोई इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता है ना, कोशिश कर सकता है उसको कैप्चर करने की। कैप्चर का मतलब क्या है कि मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी है वो उतना अच्छा नहीं कर रही, तो एक चाइना की कंपनी पता क्या कोशिश कर सकती है, कोशिश करेगी इसको एक्वायर करने की, एक प्रकार से टेक ओवर करने की, कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की यहाँ पे कोशिश कर सकती है। तो हमने पता क्या किया, हमने 2020 के अंदर ना अपने एफडीआई रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए। पॉइंट आता है क्या स्ट्रिक्ट कर दिए, हमने एफडीआई रूल्स इस प्रकार से स्ट्रिक्ट कर दिए कि हमने बोला कि जो हमारे साथ में बॉर्डरिंग कंट्रीज लगती हैं, लैंड बॉर्डर जिनके साथ हम टच करते हैं, उनको पता क्या करना पड़ेगा, अगर उनसे एफडीआई हमारे देश में आ रहा है ना, तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ पाए कि ऐसा नहीं कि आपने मर्जी से अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आपका लैंड बॉर्डर भारत के साथ टच होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के माध्यम से यहाँ पे आना पड़ेगा, सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हमने ये वर्ड इस्तेमाल भले ही लैंड बॉर्डर किया था, पर सबको इस बात का पता था कि लैंड बॉर्डर का मतलब एक्चुअल में चाइना को टैकल करने के लिए है, क्योंकि चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टर कोशिश कर रहे थे कि भारतीय कंपनियों का वो टेक ओवर कर लें। ठीक है, ये बात हुई थी 2020 के अंदर। बट आगे जाके 2026 में ना हमने इसमें कुछ चेंज किया। पॉइंट आता है क्या चेंज किया, देखो बहुत अच्छे से एग्जांपल समझना। देखो मान लो क्या होता है कि कोई मान लो कोई जापान की कंपनी है, ठीक है। ये जापान की कंपनी पता क्या चाहती है, मान लो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखो पॉइंट पता क्या है, पहली बात तो ये समझना, हमारे ना दो रूट्स होते हैं, आपको पता होगा सबको। एक होता है अप्रूवल रूट जिसको हम लोग गवर्नमेंट रूट बोल देते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी होती, अप्रूवल रूट के अंदर सरकार से परमिशन आपको लेनी पड़ती है। अब देखो ऑटोमेटिक रूट में अगर आपका लैंड बॉर्डर टच होता है इंडिया के साथ, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की। समझे मेरी बात, सुनना मेरी बात ध्यान से। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, गवर्नमेंट रूट में तो हर किसी को परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ऑटोमेटिक रूट में पता क्या होता है, चेक किया जाएगा कि क्या आपका बॉर्डर, लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ टच करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर करता है तो सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें पता क्या है, जैसे अब जापान की बात करें, अब जापान की कंपनी मान लो इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करना चाहती है, तो क्या इसको ऑटोमेटिक रूट के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? जवाब है नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है? देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जापान की कंपनी है इसकी ओनरशिप किसी के पास होगी, एग्जैक्टली तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चाइनीज इन्वेस्टर हैं उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट है इस जापान कंपनी के अंदर, और जापान की कंपनी फिर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है।
तो पॉइंट पता क्या आता है ये जापान की कंपनी, लेकिन इसमें कुछ इन्वेस्टर्स चाइनीज भी हैं जिनके पास कुछ परसेंटेज शेयर है। तो इनको ना इस जापान की कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने में दिक्कत आया करती थी। दिक्कत क्या आती थी कि भाई अगर हमें ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से भी इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं, इसमें तो चाइनीज इन्वेस्टर का शेयर है, तो आप गवर्नमेंट रूट के माध्यम से आइए। इससे ये परेशानी आती थी। तो हमने यहाँ पर ये बोल दिया कि देखो, अगर ऐसा है ना, कैसा है, अगर अगर ऐसा है कि अगर चाइनीज, मतलब चाइनीज नहीं बोला, मतलब अगर ऐसी चीजें हैं जहां पर लैंड बॉर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, अगर उसका ओनरशिप 10% से कम है ना, फिर उस केस में आपको अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में ऑटोमेटिक रूट वैलिड रहेगा। समझे मेरी बात या नहीं? क्योंकि पॉइंट पता क्या है, हमने बचना किससे था? हमने बचना था ये जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर किया जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक अक्वायर किया जाता है, हमें उससे बचाना था। तो अगर चाइनीज इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, अगर वो 10% से कम है, फिर इनको अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर 10% से ज्यादा अगर ये होल्ड कर रहे हैं ना, फिर इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से हमने जापान की कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने में दिक्कत ना हो, हमने वो भी देख लिया। प्लस एट द सेम टाइम हमने ये भी इंश्योर कर लिया कि ऐसा ना हो कि चाइनीज इन्वेस्टर इसके माध्यम से हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करे और हमारी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करे। अब ये जो हमने बदलाव किया था एफडीआई के अंदर, ये 2026 के अंदर ही बदलाव किया, और इस वजह से ना आपको नोटिस करने को मिलेगा कि भारत के अंदर जहां पर जो एफडीआई का नंबर्स हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमने जो रूल्स हैं उनको आसान कर दिया है उन कंट्री से जो भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उसमें कुछ इन्वेस्टर्स वो देश के हैं जिनके साथ लैंड बॉर्डर यहाँ पे टच होता है। तो ध्यान पता क्या रखना है, सिंपल ध्यान रखो कि अगर किसी कंट्री का इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर टच होता है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आई। लेकिन अगर ऐसा हो कि इनडायरेक्टली, मतलब चाइना का जापान में इन्वेस्टमेंट है और जापान फिर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, यहां पर देखा जाएगा कि क्या वो 10% से ज्यादा है। अगर 10% ज्यादा होगा तो सरकार का अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन अगर ये नंबर 10% से कम होगा, फिर अगर वो ऑटोमेटिक सेक्टर वाले रूट के अंदर आना चाह रहा है, तो फिर वो ऑटोमेटिक के थ्रू आ सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। सेक्टर भी डिपेंड करता है, कौन से सेक्टर में हमने ऑटोमेटिक अप्लाई किया हुआ है, कौन से में नहीं, उस हिसाब से यहाँ पे। तो ये है नया एफडीआई फ्रेमवर्क, जिसके बारे में आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बैंक के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि करंट अफेयर्स क्या है। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ ना, तो 1966 के अंदर यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। पहली बात आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा, इसका नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ एशिया देश होंगे। नो, इसमें कुछ देश एशिया पैसिफिक के भी होंगे और कुछ देश आपके एशिया पैसिफिक के बाहर से भी होंगे। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब इसमें पता क्या है, यहाँ पर मेजर रोल है जापान और यूएसए का। ये दो सबसे बड़े इसके शेयर होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पर शेयर होल्डिंग है आपकी चाइना की, और चौथे नंबर के ऊपर शेयर होल्डिंग है आपकी इंडिया की। तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब काफी सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक दूसरा बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। अब ये पता क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चाइना, और चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इंडिया। एआईआईबी के अंदर जापान और यूएसए ये मेंबर है ही नहीं है। तो आप समझना, एआईआईबी में मेजर कंट्रोल किसका है, चाइना का, और यहाँ पर एडीबी के अंदर मेजर कंट्रोल किसका है, जापान और यूएसए का। तो इसका काम होता है अलग अलग देशों को लोन ग्रांट वगैरह देना, ताकि वहां पर विकास हो पाए। प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे फाइनेंस करता है। आज के समय इसमें 69 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। 50 एशिया पैसिफिक से है और 19 इसके बाहर से है। इसके हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और भारत 1966 से ही इसका फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी पता क्या हुआ है, अभी इंडिया और एडीबी ने यहाँ पर $230 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, जिसके माध्यम से चेन्नई के अंदर पानी की सप्लाई, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम यहाँ पर बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सो दैट इज वाई एडीबी इज इन द न्यूज। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है एंटीलोप रीफ साउथ चाइना सी के बारे में। देखो, साउथ चाइना सी तो सब लोग, हम लोग कई बार मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, बहुत न्यूज़ में रहता है। अब साउथ चाइना सी में ना देखो, कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, एक है स्प्राटली आइलैंड्स। मल्टीपल देश यहाँ पे बोलते हैं कि स्प्राटली आइलैंड्स हमारा है, चाइना तो बिल्कुल क्लेम करता ही है। बाकी यहाँ पर आपको एक पैरासल आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। देखो, पैरासल आइलैंड ना बेसिकली
छोटे छोटे 130 आइलैंड से यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे चाइना भी बोलता है, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे चाइना इसको बोलता है कि ये आइलैंड हमारे हैं और इसको जीशा आइलैंड बोलता है चाइना। वियतनाम बोलता है कि नहीं भाई ये हमारे हैं और इनको होंगसा आइलैंड बोलता है वियतनाम। और ताइवान इनको पारासल ही बोलता है और वो बोलता है, ताइवान बोलता है कि पारासल हमारा है। अब इसी पारासल आइलैंड के अंदर एक छोटी सी एक रीफ आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है एंटीलॉप रीफ। आज के टाइम यही रीफ है जो न्यूज के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस एंटीलॉप रीफ के ऊपर चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, उसका पहला फेज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो चाइना ने जब आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया तो बोल रहा है कि तो हमारे हैं, तो बाकी सारे देशों को यहाँ पे बोल रहा है कि अब आपका कोई क्लेम है ही नहीं इस चीज के ऊपर। सो दैट इज वाई इट इज इन द न्यूज। तो चाइना ने ना दरअसल में 1974 को ही 1974 में यहाँ पे पूरे पैरासल को यहाँ पे ऑक्युपाई कर लिया था। वहां पर पहले साउथ वियतनामीज नेवी हुआ करती थी, उसको हटा दिया। तो वियतनामीज ने बोला कि भाई आपने हमें जबरदस्ती से इस प्रकार से यहाँ से हटाया है, पर यह है तो हमारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, ताइवान ये आपस में क्लेम करते रहते कि हमारा रीजन है, हमारा रीजन है। तो इसी वजह से ये डिस्प्यूटेड आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स के पास में है। यहाँ पे काफी अच्छी खासी फिशिंग ग्राउंड भी आपको देखने को मिल जाएंगी और पोटेंशियल है यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज मिलने का भी। सो दैट इज वाई दीज लोकेशन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है गगनयान थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में रिवीजन करवा देता हूं। हमने बहुत बार इसको पढ़ा हुआ है। देखो गगनयान मिशन जो है ना, ये हमारा भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसके माध्यम से हम अपने 3 इंडियन क्रू मेंबर्स को यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है ना। फिर आगे कुछ दिन वो वहां पे रहेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एंड उसके बाद वहां पर उनको हम यहाँ पर वापस सेफली यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर है, तो वहां पर हम अपने ऑस्ट्रोनॉट्स को प्लेस करेंगे। फिर बाद में आगे जाके क्या होगा कि एक ना हम जो सी हमारा अरेबियन सी के पास में हम उनको वापस पानी के अंदर यहाँ पे स्प्लैश करवाएंगे, उनका जो पूरा क्यू मॉड्यूल होगा, फिर उनसे रिकवरी करवाई जाएगी एंड इस प्रकार से हम यहाँ पर हम अपने सारे सिस्टम्स हम यहाँ पे हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कैसे हम क्रू सेफली हम वापस लेकर आ सकते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू को कैसे एस्केप करवाना है, री एंट्री। अब ये जो कंसेप्ट है ना री एंट्री का, कि जब वापस से यहाँ पर ये आ रहे होंगे तो इनको वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करना पड़ेगा, री एंटर करेंगे, उस टाइम ना बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है? एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, जब री एंट्री होती है ना तो उस टाइम आपका टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। री एंट्री के समय पता क्या होगा कि आपका जो क्रू मॉड्यूल होगा वो लगभग 7,500-8,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पर वो एंटर करेगा अर्थ एटमॉस्फेयर को। जब इतनी स्पीड से एंटर करेगा तो 99% से भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हीट के अंदर कन्वर्ट होगी। अब ऐसे केस में बाहर का तापमान 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, पर भाई इसके अंदर तो हमारे लोग होंगे, हमारे क्रू होंगे, तो उनको बचा के रखना होगा, बिल्कुल। अब पॉइंट पता क्या है, जो बाहर की जो लेयर है ना वो 30 से 35 मिलीमीटर ही थिक है। अब ऐसे केस में बाहर इतना टेम्परेचर, तो अंदर का टेम्परेचर हमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। उसके लिए हेल्प कौन करेगा? हमारी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। एक्चुअली पॉइंट क्या है कि थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है एब्लेटिव थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। अब इसमें पता क्या होता है, जो आपका बाहर का मटेरियल होगा, जो आउटर शील्ड होगी, वो मेल्ट हो जाती है, एक प्रकार से जानबूझ के उसको मेल्ट करवाया जाता है, डीकम्पोज करवाया जाता है एक्सट्रीम हीट के अंदर। तो इससे जो गैसेस होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और अंदर वाला हिस्सा थोड़ा ठंडा रहता है। तो हम इसको कोशिश करेंगे, ठीक है, हमारे जो गगनयान मिशन के अंदर हम एब्लेटिव थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के इस्तेमाल करेंगे। एक होता है रेडिएटिव थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। अब इसमें जो भी हीट होती है उसको रेडिएशन के तौर पे उसको हम वापस एमिट कर देते हैं, ये रीयूजेबल व्हीकल के लिए सही रहता है। फिर एक होता है हीट सिंक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है पर वो वहां पिघलता नहीं है, ये अपने आप में सॉलिड ही रहता है। पहले वाले में पिघल जाता है, यहाँ पर पिघलेगा नहीं, यहाँ पर वो, यहाँ पे तीसरे वाले केस में यहाँ पे वो अपने आप में सॉलिड ही रहेगा। तो ये आज के समय न्यूज में है, हमारा यहाँ पे कोशिश कर रही है, काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है आज के टाइम थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर, तो दैट इज वाई इट इज इन द न्यूज और इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कशन भी कर लिया। और इसका इंपॉर्टेंस यही है कि इसके एस्ट्रोनॉट इसके माध्यम से सेफ रहेंगे, हम आगे जाके इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे अलग अलग और मिशन के अंदर, ठीक है ना। हमारी और इंडिया की एक्सपर्टीज भी यहाँ पे ये दिखाएगा कि किस प्रकार से इंडिया बहुत ही शानदार यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा,
बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको मतलब सैटरडे जो होमवर्क दिया था, एक था कि मखाना कौन से एनवायरनमेंट में कल्टीवेट किया जाता है। तो देखो मखाना तो पानी के अंदर होता है, आपके पॉन्ड्स में, वेटलैंड्स में और वाटर बॉडीज के अंदर। तो एरिड या डेजर्ट सॉइल, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो बिल्कुल एक नोटिफाइड एरिया होता है आपके प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जोनल काउंसिल की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री चेयरमैन नहीं होते, बल्कि आपके जो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन देखने को मिलेंगे। सो दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।